Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with the second chapter of your Flamingo, and this second chapter is a prose based chapter. It is a prose. So the name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. तो यहाँ पर जो स्प्रिंग की बात हो रही है दैट इज़ नॉट ऑफ स्प्रिंग सीजन, बट ऐसे बच्चे जिनका चाइल्डहुड कहीं ना कहीं छिन जाता है, मीन्स उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है विथ एनी ऑफ द हाउस होल्ड वर्क और गोइंग आउटसाइड इन द मिल्स और फैक्ट्रीज, और वहाँ पर वो एक्स्ट्रा टाइम अपना काम करते रहते हैं एज पार्ट टाइम विदाउट स्टडीज़, विदाउट एनी एक्टिविटी ऑफ चाइल्डहुड. एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. Now let's come to the topic about the author. So the author was Annis Jung, that is from 1964 onwards. Was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. तो यहाँ पर एनीस जंग जो कि ऑथर हैं वो बॉर्न तो रौरकेला में हुई थी, बट उनका पूरा चाइल्डहुड और उनका पूरा का पूरा जो यंग यूथ एज होता है एडोलसेंस, वो हैदराबाद में था. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो उन्होंने एजुकेशन कहाँ से रिसीव करी? बेसिक एजुकेशन हैदराबाद में, और उसके बाद हायर स्टडीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और उन दोनों को जो एनीस जंग के पेरेंट्स थे, मदर एंड फादर, उन दोनों का एक ही शौक था, देवर राइटर्स, एंड सो वॉज द डॉटर. एनीस जंग began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. तो एनीस जंग जो हैं उनको ये बाय बर्थ एक एडवांटेज मिला था कि दोनों पेरेंट्स राइटर थे, और उसी से ही उन्होंने अपने करियर की बिगनिंग करी. एंड द बिगनिंग कंट्री जहाँ पर उनके करियर को पहला स्टार्टअप मिला दैट वाज इंडिया. और साथ ही साथ उनके राइटर के साथ साथ दो और प्रोफेशन थे, दैट इज़ एडिटर एंड कॉलमनिस्ट. तो न्यूज़पेपर्स में जो साइड स्टोरीज़ होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़, उनको एडिट करना और एक कॉलम में डिस्क्राइब करना, दैट वाज हर क्वालिटी. तो जो भी इंडिया के इवन अब्रॉड के मेजर न्यूज़पेपर्स थे, शी वॉज अ पार्ट ऑफ दैट. एंड इवन शी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, मीन्स उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. यहाँ जो आप स्टोरी में पढ़ेंगे वो सिर्फ कुछ एक्सट्रैक्टेड पार्ट है एक पूरे बड़े से नॉवल चैप्टर का, जिसका टाइटल सेम है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. बट उसमें से कुछ डीप स्टोरीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, दैट एक्सेप्ट इज़ गिवन हियर. Here, she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. तो यहाँ पर उन्होंने जो भी डेली लाइफ में होता है या सोसाइटी में होता है, उनमें से कुछ एक्सेप्ट्स लिए हैं आफ्टर एनालाइजेशन. जब बहुत ज़्यादा उन्होंने डीप स्टडी करी, एक डाटा कंसीव किया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, जितनी भी पॉवर्टी है या फिर ओल्ड कस्टम से ट्रेडिशन है जहाँ पे फैमिली के हर एक बच्चे को काम करना पड़ता है जस्ट फॉर सर्वाइवल, उन सारे कस्टम्स को उन्होंने इस स्टोरी में शो किया है. और किस तरीके से एक चाइल्ड का या फिर चिल्ड्रन का पुअर स्लम एरियाज़ में या पुअर सोसाइटी में या विलेज एरियाज़ में पूरा का पूरा चाइल्डहुड, उनका बचपन उनसे छीना जाता है, इवन दे बिकम इलिटरेट, और इस तरीके से उनकी लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है. इट गेट्स एक्सप्लॉइटेड. Everything you will come to know in this story. So now let's begin with the story. Some common points will come in the story, like notice these expressions which is given in the blue box. Let's come to the first paragraph, which is on page number 13 of your book. Sometimes I find a rupee in the garbage. तो यहाँ पर जिन बच्चों की या लॉस्ट स्प्रिंग की बात हो रही है, वहाँ पर वो बच्चे हर बार आसपास का गार्बेज मीन्स कचरा बीनते रहते थे, जस्ट बिकॉज उनको उम्मीद थी कि कभी उनको वहाँ से एक रुपये मिल जाएगा, एक कॉइन, जिसको वो अपने लिए गोल्ड समझते थे, क्योंकि बिना अभी तक कचरे को बेचे हुए उनको खुद से पैसे मिल रहे हैं कुछ ढूंढने के लिए. सो नाउ लेट्स कम टू समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning crouching for gold in the garbage dumps.
of my neighborhood. Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. तो यहाँ पर ऑथर है एनीस यंग, उन्होंने ये बोला कि उनको एक बच्चा दिखता है जिसका नाम है साहिब, और वो साहिब पहले कहाँ रहता था? ढाका में, मीन्स बांग्लादेश में। वहाँ के ग्रीन फील्ड्स में उनका खुद का घर था और साथ ही साथ उनके खुद के फील्ड एरियाज से ग्रीनरी थी। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि वहाँ पर एक तेज़ विंड स्टॉर्म आया और विंड स्टॉर्म उनका पूरा का पूरा घर, उनके फील्ड सब कुछ डिस्ट्रक्ट करके ले गया। एंड दे वर हैविंग नॉट अ सिंगल मनी, और उनको सर्वाइव करने पर कैसे भी स्ट्रगल करना पड़ा। दे वर हैविंग नॉट अ सिंगल बेस जिससे वो अपने आप को स्टैंड कर सकें। और इसीलिए ये सारे लोग कहाँ शिफ्ट हुए थे? टू हैदराबाद। मीन्स घूमते घूमते भटकते हुए ये लोग हैदराबाद आए, और हर बार ऑथर का इस बच्चे से, साहिब से मिलना होता था। और ये सारी चीज़ें साहिब को उसकी मदर ने बताई थी कि हाउ दे हैव टू सर्वाइव इन द पुअर लोकेशन। तो हर बार साहिब ऑथर को क्या करता हुआ दिखता था? उनके नेबरहुड के आसपास जितना भी सारा का सारा डंप था, गार्बेज था, वो उन गार्बेज को डीपली ढूंढता था ताकि उसको कुछ गोल्ड मिल जाए वहाँ से। गोल्ड इन द सेंस कुछ ऐसी मनी जो कि ह्यूमन बींग्स कभी कभार गिरा देते हैं गलती से, या फिर कुछ ऐसे कॉइन्स जो कि रह जाते हैं किसी पॉलिथिन में या फिर किसी और गार्बेज में। सो दे वर सर्चिंग फॉर दैट। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, लुकिंग अवे. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब यहाँ पर उस बच्चे साहिब ने ऑथर को बोला कि मेरे पास कोई और काम ही नहीं है करने के लिए, और इस तरीके से धीरे से उसने ये चीज़ ऑथर को बोली। तब ऑथर ने रिप्लाई करा कि फिर तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते। बट यहाँ पर ऑथर को समझ में नहीं आया कि वो इतना बुरा एडवाइस उसको कैसे दे सकती है, क्योंकि अगर उसकी बिलोंगिंग्स या सराउंडिंग्स अच्छी होती तो वो डेफिनेटली शायद स्कूल के लिए अप्रोच करता। बट ऐसा नहीं है, इसलिए ऑथर को खुद से रियलाइज़ हो गया उसी वक्त कि उनका जो एडवाइस है वो पूरी तरीके से खाली और खोखला है, वो साहिब के किसी काम का नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब यहाँ पर साहिब ने बोला उनके नेबरहुड में, जहाँ पर उसी के जैसे बच्चे रहते हैं, बिना किसी भी बेसिक सराउंडिंग के या बिना किसी अच्छे एटमॉस्फेयर के या विदाउट स्कूल और एजुकेशन, वहाँ पर साहिब ने बोला देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, बट जब एक बनेगा मैं वहाँ पर डेफिनेटली जाऊँगा। So now let's come to the next page, that is page number 14 of your book. Just a minute. Okay. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. यहाँ पर ऑथर ने मजाक में साहिब से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मैंने अपनी तरफ से कोई भी स्कूल स्टार्ट करा तो क्या आप वहाँ पर आओगे। यहाँ पर ऑथर सीरियस नहीं थी, बट जब उन्होंने साहिब का आंसर सुना, शी वॉज अटैच टू द बॉयज़ थॉट। उसने बोला येस, और उसकी जो स्माइल थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गई, मीन्स वो पढ़ना चाहता था। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद ऑथर ने साहिब को अपने पास आते हुए देखा, और साहिब ने खुद से ऑथर से पूछा कि आपका स्कूल रेडी है। मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो स्कूल में पढ़ेगा। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब यहाँ पर ऑथर को या ऑथरेस को कहीं ना कहीं खुद से एक एम्बेरसमेंट हुआ, मीन्स एक दुख हुआ कि उसने इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉमिस क्यों कर दिया साहिब से। पता नहीं किस दिन वो पूरा करेंगे उस प्रॉमिस को, क्योंकि स्कूल बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और यही उन्होंने साहिब को समझाया कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। वो एक दो दिन में नहीं बनता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा डीप होता है।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे प्रॉमिसेस अगर हम उन बच्चों से करते हैं जिनकी बहुत सारी होप्स हैं और कुछ भी पूरी नहीं हो पाती, तो वो प्रॉमिस हमको डेफिनेटली पूरा करना चाहिए, क्योंकि उनके ब्लीक या अंधेरे वर्ल्ड में जहाँ पर कोई भी उम्मीद की या होप नहीं है, वहाँ पर ऐसे प्रॉमिसेस उनको एक न्यू सनराइज देते हैं दैट समडे दे विल ऑल्सो स्टडी. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब यहाँ पर जो ऑथर थी, काफ़ी सारे महीनों तक उन्होंने साहिब को इसी तरीके से काम करते हुए देखा था. एक दिन उन्होंने साहिब से उसका पूरा नाम पूछा, तो साहिब का नाम उसने क्या बोला? साहिब आलम. लेकिन यहाँ पर ऑथरेस थोड़ी सी सरप्राइज हो गई. क्यों? बिकॉज साहिब आलम का नाम होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसके हाथों में पूरी की पूरी दुनिया है और वो उस पर राज करे. बट यहाँ पर साहिब आलम का ऐसा कोई भी अप्रोच नहीं था. ही वॉज जस्ट लिविंग एन अपोजिट लाइफ, जहाँ पर उसको शायद खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता प्रॉपरली पर डे. तो यहाँ पर ऑथर जो थी, उनका मन था कि वो साहिब को नेम का मीनिंग बताएं, बट उन्होंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज ये साहिब के लिए हार्ड होगा कि वो अपने नेम का पूरा मीनिंग जान सके. दैट्स वाई शी जस्ट रिग्रेटेड. उन्होंने आगे कुछ भी नहीं बोला. नाउ ऑथरेस ने साहिब आलम और उसके फ्रेंड्स को किससे कंपेयर करा है? बर्ड से, जो हर बार मॉर्निंग में एक फ्रेश एयर के साथ आते हैं विद अ स्माइल ऑन देयर फेस, लेकिन उनके पैरों में स्लीपर्स भी नहीं हैं. दे आर बेयर फुट बॉयज़, और वो इसी तरीके से नंगे पैर आसपास गार्बेज को ढूंढते रहते हैं, जहाँ पर उनको काफ़ी बार चोट भी लगती है. एंड ओवर द मंथ्स उन्होंने सारे बॉयज़ को जो भी साहिब के साथ आते हैं विद अ ग्रुप, उन सबको देखा था, और अब तो वो उनको बाय नेम रिकॉग्नाइज भी करने लगी थी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Why aren't you wearing chappals? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. अब यहाँ पर ऑथर ने पूछा, जब वो एक महीने से उनको देख रही हैं, तो तुम लोग अपने पैरों में चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो? तब साहिब आलम ने क्या बोला कि मेरी मदर अभी तक मेरे लिए स्लीपर्स लाई ही नहीं है. वो अपने एक शेल्फ से स्लीपर ढूंढ कर देगी तो मैं उसको पहन लूँगा. दैट वॉज अ सिंपल आंसर गिवन बाय साहिब. इवन इफ शी डिड, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot, is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Now, what happens here? यहाँ पर साहिब आलम, उसको एक बार उसकी मदर ने स्लीपर्स दी थी, बट उसने क्या करा, किसी और की हेल्प करने के लिए उसको स्लीपर्स प्रोवाइड कर ली और ख़ुद वो बेयर फुट ही रहा. जब ऑथर ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा, तब साहिब आलम ने बोला कि उसको स्लीपर्स नहीं, उसको शूज़ पहनने हैं. और तभी साहिब आलम के साथ जो उसका फ्रेंड था, उसने भी यही बोला कि मुझे भी शूज़ चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी शूज़ का एक पेयर नहीं देखा है जिसको मैंने पहना हो. और यहाँ पर साहिब आलम का बेयर फुट रहना मीन्स नंगे पैर रहना, वो एक ट्रेडिशन माना जाता है उनके एरियाज़ में, कि अगर आप लोग कोई भी स्मॉल कास्ट वर्क कर रहे हैं जो कि काउंट नहीं होता किसी भी मेहनत वाले काम में, देन यू शुड रिमेन बेयर फुट. और यही एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था जो साहिब या उसकी मदर किसी और को दे सकते थे, दैट दे वर नॉट अलाउड टू हैव स्लीपर्स इन देयर फुट. और यही चीज़ बताती है उनकी पॉवर्टी को डीपली. और परपेचुअल पॉवर्टी का स्टेट वो होता है जो कभी भी एंड ना हो. मीन्स आज ये पुअर हैं, कल उनके आगे आने वाली जनरेशन पुअर होगी, बिकॉज ऐसे स्लम एरियाज़ में
या फिर ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में कभी भी कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता, एंड जो वहाँ पर चिल्ड्रन है वो हर बार सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं जिसका कोई बेस ही नहीं रहता। तो उनके स्टेट में जो पॉवर्टी है वो कैसी है? नेवर एंडिंग। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of. ओके यहाँ पर ऑथर ने एक और स्टोरी बोली है फ्रॉम अ मैन इन उडुपी। वो एक ऐसा यंग बॉय था जो कभी भी स्कूल जाए तो उसको स्कूल जाने के पहले एक ओल्ड टेम्पल था, वहाँ से वो हाथ जोड़कर जाता था, मीन्स उस टेम्पल में अंदर प्रे कर कर आता था और फिर जाकर ही वो स्कूल जाता था। और उसी टेम्पल में उसके फादर एक प्रीस्ट थे और हर बार वो गॉड से क्या प्रे करता था कि उसके पास एक पेयर ऑफ शूज़ हों। और 30 ईयर्स के बाद जब ऑथर ने दोबारा उनके टाउन एरिया को विज़िट करा तो वहाँ पर टेम्पल तो था लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हवा में कहीं खो गई थी। दे वर ड्राउन्ड इन द एयर। सो लेट्स सी व्हाट वाज ड्राउन्ड इन द एयर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 15 ऑफ योर बुक. You can see Sahib with some of his friends. They are picking the garbage up from the city area. Now let's come to page number 15 of your book. तो उनका जो एरिया था, द टेम्पल एरिया, वो टाउन और ज़्यादा बैकवर्ड हो गया एंड इट लेड इन डेजोलेशन. डेजोलेशन मीन्स एक वेस्ट बन गया, एक कचरे के ढेर की तरह उनका पूरा का पूरा एरिया बन गया आफ्टर 30 ईयर्स. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. अब यहाँ पर उन्होंने देखा 30 ईयर्स के बाद जो भी गांव में मीन्स विलेज एरिया में, मीन्स दैट वाज अ डिस्ट्रिक्ट एरिया, नॉट कम्प्लीटली विलेज, नॉट अ टाउन, द मिडिल एरिया. तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी पुरानी जो भी ट्रेडिशंस या कस्टम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं खो गई थी. दे वर ड्रोन इन द एयर. अब यहाँ पर बैकयार्ड में उन्होंने देखा कि उस विलेज एरिया को एक न्यू प्रीस्ट मिला है और उस न्यू प्रीस्ट का जो सन है वो स्कूल से अभी अभी आया था और आसपास के सराउंडिंग्स में रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स कैन बी सीन. और वो स्कूल ड्रेस में ड्रेस्ड अप था विद प्रॉपर शूज़ एंड सॉक्स. बट वो हर बार कभी भी स्कूल से आता था तो वो हर बार पेंटिंग फॉर्म में रहता था. पेंटिंग मीन्स ऑलवेज टायर्ड और अग्रेसिव. इस फॉर्म में उसका एक लुक रहता था और ईजिली आकर उसने अपना स्कूल बैग कहीं दूर फेंका. दैट वॉज थ्रोन अवे बाय हिम और वो अपने फोल्डिंग बेड पर आकर लेट गया इन दैट स्कूल ड्रेस. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. अब जाकर उस बॉय पर देखकर ऑथर को याद आया जो उनको उडुपी में एक स्टूडेंट मिला था. उसने 30 ईयर्स के बाद अपने पैरों में फाइनली शूज़ पहने थे और ये बॉय जिसको सब कुछ मिल रहा है विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस, तो वो उस चीज़ की केयर नहीं कर रहा. लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. उसने ये भी बोला था साथ ही साथ जिस इंसान को 30 ईयर्स के बाद शूज़ मिले थे, बस वो ये चाहता था कि वो अपने पैरों से कभी भी इन शूज़ को खोए ना. मीन्स उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हो कि अगर उसका एक शू ख़राब होता है तो वो दूसरा परचेज कर सके. और यही उसकी प्रेयर थी फ्रॉम द गॉडेस. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. तो उन्होंने बोला ऑथर ने कि कुछ बॉयज़ जो कि मंदिर में एक प्रीस्ट के बेटे होते हैं या फिर कोई भी ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स थोड़ी बहुत रेपुटेशन पर होते हैं, उनको आज नहीं तो कल कभी ना कभी शूज़ मिल ही जाते हैं. लेकिन जैसे बच्चे मेरे एरिया के आसपास काम करते हैं, द रैग पिकर्स जो कि कचरा बीनते हैं, कबाड़ बीनते हैं, वो सारे बच्चे हर बार शूलेस ही रह जाते हैं. उनके पास कभी इतने पैसे नहीं आते कि वो खुद के लिए एक पेयर ऑफ शूज़ पूरी लाइफ ले सकें. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. माई एक्वेंटेंस with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri.
नाउ हु इज़ एक्वेंटेंस? यहाँ पर एक नॉर्मल होता है इंट्रोडक्शन। अब उन्होंने इंट्रोडक्शन किससे करा? एक बेयरफुट रैग पिकर से, जो उनको कहाँ मिला था? सीमापुरी में, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। यहाँ पर उनको एक रैग पिकर मिला जिससे उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया बाकी लोगों का। और वो रैग पिकर कैसा था? जो हैदराबाद में इन्होंने साहिब और उसके फ्रेंड्स को देखा था सेम, जिनके पास शूज़ नहीं थे, देवर बेयरफुट। और वो रैग पिकर कहाँ मिला था उनको? दिल्ली की जो बाउंड्री है, जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, वहाँ पर एक रैग पिकर मिला था और उस जगह का नाम था सीमापुरी। एंड इट वॉज फार अवे मेटाफोरिकली, मीन्स सिम्बॉलिकली वो दिल्ली से काफ़ी दूर थी, बट तो भी उसको दिल्ली की सीमा बोला जाता था। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. I have told you in the beginning of the chapter that Sahib, he came from Bangladesh, Dhaka, the capital of Bangladesh, in 1971. और यहीं से वो सारे रैग पिकर्स भी आए थे जो कि कुछ दिल्ली के पास में सीमापुरी पर रह रहे थे। दे वर स्क्वेटर्स, मीन्स उनका खुद का कोई घर नहीं था, आसपास जो भी उनको खाली एरिया मिलता था वो वहीं रहते थे, जो कि इलीगल था। इसीलिए वो हर बार यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते थे, बिकॉज दे कांट बिल्ड देयर ओन होम। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम। और ऐसे ही कुछ स्क्वेटर्स में से साहिब की भी एक फैमिली थी जो कि बांग्लादेश से यहाँ आई थी। मीन्स उनका कुछ परमानेंट होम एड्रेस नहीं होता है, बस वो हर जगह एक टेंट वाइज, एक रैंडम हाउस की तरह रहते हैं। दोज आर स्क्वेटर्स। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। पहले सीमापुरी कैसा था? एक खाली, एक बैरन एरिया, वाइल्डरनेस। लेकिन अभी भी वो है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ आसपास कोई इंसान नहीं रहता। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब वो दूर हो सकता है, वाइल्ड एरियाज़ में सिचुएटेड हो सकता है, लेकिन वो खाली नहीं है, क्योंकि उसके आसपास क्या बना हुआ है? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पुलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. अब यहाँ सीमापुरी वो एम्प्टी क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी बांग्लादेश, ढाका से पीपल आए थे या आसपास के एक रेफ्यूज फॉर्म में रेफ्यूजीज आए थे, उन सब ने सीमापुरी में अपना कच्चा हाउस बनाकर वो रहने लगे। मीन्स उन्होंने मडी स्ट्रक्चर बनाया विद द रूफ्स एंड टार्पुलिन, और वो वहाँ पर रहते हैं। और वो इस तरीके से रहते हैं कि आसपास उनको कोई भी जो नॉर्मल सुविधाएं होती हैं वो कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट हैविंग द सीवेज सिस्टम, मीन्स दे आर डिवॉइड ऑफ सीवेज। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ वाटर, रनिंग वाटर मीन्स पीने का पानी या कुछ और काम यूज़ करने के लिए पानी नहीं है। बट तो भी उस सीमापुरी पर 10,000 रैग पिकर्स रहते थे एट दैट टाइम। और वो सब बिना किसी जनरल, अपने आसपास के कुछ भी ना होना, ना ही कोई एरिया होना, ना ही कोई शॉपिंग का कोई मटेरियल मिलना, ना ही वाटर ड्रेनेज होना, एवरीथिंग वॉज नॉट अवेलेबल फॉर देम। बट तो भी ऐसे एरिया में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो फ्री में रह सकें, बिकॉज दे कांट पे द रेंट, वो वहाँ पर रहते थे। और एक ही सीमापुरी पर 10,000 रैग पिकर्स एट दैट टाइम दे वर लिविंग। और फॉर 30 ईयर्स दे वर लिविंग लाइक दैट। उनको 30 साल हो चुके थे वहाँ पर रहते हुए, बट अभी तक उनका कोई आइडेंटिटी नहीं थी। दे वर विदाउट एनी आइडेंटिटी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए, उनका नाम क्या है, नथिंग एल्स। बट उन लोगों के पास एक और चीज़ नहीं थी, दैट इज़ परमिशन। कभी भी उनको वहाँ से हटाया जा सकता था, रिमूव किया जा सकता था, बिकॉज ये एरियाज़ अंडर गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन उनकी जो एक पहचान थी, दैट वॉज राशन कार्ड्स। बिकॉज अगर वो राशन कार्ड्स को टाइम टू टाइम अपना जो भी लीडिंग उनकी कैपेसिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग फिल नहीं करवाएंगे, तो उनको क्या नहीं मिलेगा? द फूड। तो राशन कार्ड वॉज द वन जिसके अकॉर्डिंग उनको फूड मिल सकता है। एंड इवन दे वर अंडर द वोटर्स लिस्ट, मीन्स कोई उनकी आइडेंटिटी जानता नहीं है, बट वो सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैं, इसलिए वो वोटर लिस्ट में थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। डेफिनेटली यहाँ पर ऑथर ने एक और बात बोली है कि वहाँ पर लोगों का मानना था कि लोग हमको जाने पहचाने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको टाइम टू टाइम फूड मिले,
एज राशन या फिर हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट वो ज़्यादा ज़रूरी है. दैट्स वाई दे टोल्ड दैट फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no green. यहाँ पर सारे लोगों का कहना था कि अगर इसी तरीके से उनको इतना खाना मिल जाए कि वो अपनी फैमिलीज़ को अच्छे से फीड कर सकें और रात में खाली पेट उनको भूखे ना सोना पड़े, तो वो फिर किसी और फील्ड की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि फील्ड में भी उनके पास क्रॉप्स नहीं होते थे और वो वहीं सूखे या बैरन फील्ड्स रहते थे. तो इसलिए इन रैग पिकर्स को, जो भी कचरा बीनने वाले लोग थे या उनके बच्चे थे, उनको कोई दुख नहीं था कि उनको ऐसी लाइफ मिली है, जस्ट बिकॉज उनको खाना मिल रहा था और एटलीस्ट इतना मिल रहा था कि वो डेली अपना पेट भर सके. सो दे वर हैविंग नो रिग्रेट्स. तो ये सारी चीज़ें किसने बोली थी? से अ ग्रुप ऑफ women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. यहाँ पर ऑथर को सारे के सारे ग्रुप ऑफ women, उन्होंने ये चीज़ें बोली थी जिनके पास टैटर्ड साड़ीज़ थी. मीन्स उनकी इतनी ज़्यादा पुरानी साड़ीज़ थी कि वो बीच बीच में से फटी हुई थी. दे वर टोन आउट. और तो भी वो उसी साड़ी को वेयर कर रहे थे बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था टू परचेज अ न्यू साड़ी. तब जाकर ऑथर को उन्होंने ये बोला था कि जब उनके ग्रीन फील्ड्स में क्रॉप ही नहीं होंगे तो वो वहाँ पर रहकर क्या करेंगे. तो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपने ग्रीन फील्ड्स या रिवर एरियाज़ को छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज एटलीस्ट वो डेली का खाना तो कंज्यूम कर पा रहे हैं. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. यहाँ पर वही बात दी हुई है which I have described, कि उनके घर परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेंट्स बनाकर रहते हैं. तो जहाँ पर भी उनको खाना मिलेगा, जहाँ पर उनको डेली का थोड़ा बहुत काम मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, वहीं पर उनका न्यू टेंट होगा, न्यू बसेरा होगा. दैट वॉज द ट्रांजिट होम मीन्स विच आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्परेरी. Children grow up in them becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. साथ ही साथ चिल्ड्रन भी अपने पेरेंट्स के साथ ग्रो होते हैं, अपने एज के पार्टनर्स को ढूंढते हैं और सर्वाइवल के लिए वो भी यहाँ वहाँ काम करते रहते हैं. बट उनका काम क्या होता है? ओनली एंड ओनली रैग पिकिंग. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is leaking roof, but for a child it is even more. हम में से शायद कोई बिल्कुल भी कचरा पसंद नहीं करेगा हमारे आसपास हो, तो हम डेली उन सारी चीज़ों को, जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हैं, उनको क्लीन रखते हैं एंड वी नेवर यूज़ टू गार्बेज. बट ये जो चिल्ड्रन हैं, उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि वो गार्बेज उनके लिए गोल्ड है. जब तक वो गार्बेज को डीपली बीनेंगे नहीं, उसमें से वो सारे के सारे कबाड़ को, मीन्स द सेलिंग प्रोडक्ट्स, उनको सेपरेट नहीं करेंगे, तब तक उनके हाथ में कोई मनी नहीं आएगी. सो दैट वॉज द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन टू. जो भी न्यू जनरेशन होती है, उन सारे चिल्ड्रन की सेम थिंकिंग होती है कि गार्बेज उनके लिए गोल्ड है. अगर वो गार्बेज को कलेक्ट नहीं करेंगे और मार्केट में सेल नहीं करेंगे, तो वो इतना भी नहीं कमा पाएंगे जिससे वो डेली ब्रेड या फिर डेली फूड कंज्यूम कर सकें. और साथ ही साथ भले ही वो एक टेंट में रह रहे हो जिसकी रूफ्स काफ़ी बार लीक्ड होती हैं एट द टाइम्स ऑफ रेन, बट तो भी वो इस चीज़ में हैप्पी हैं, एटलीस्ट उनके ऊपर छत तो है, जस्ट फॉर स्लीपिंग एट नाइट peacefully. Now coming to the next paragraph. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop crouching. For there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. तो यहाँ पर साहिब ने क्या बोला कि कभी उसको 1 रुपी मिलता है तो कभी 10 रुपी का नोट भी मिल जाता है, और इसीलिए उसको गार्बेज उठाना पसंद है, क्योंकि जब सनलाइट में कभी भी उनको एक कॉइन चमकता हुआ दिखेगा तो वो एक सिल्वर शाइन देगा. तो साहिब के लिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है जब वो सिल्वर कॉइन उठाता है. होता वो 1 रुपी कॉइन है या फिर कोई भी और रुपी का, बट जैसे ही सनलाइट आती है उसके ऊपर, साहिब के लिए उसकी वैल्यू एक सिल्वर के लिए सिल्वर जितनी हो जाती है.
तो इसीलिए उसको रैक पिकिंग अच्छी लगती है कि आज क्या नया मिलेगा और किस तरीके से वो सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला कि दोनों के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। जो न्यू चिल्ड्रन हैं वो गार्बेज को इसलिए सर्च करके स्क्राउच करते हैं कि अंदर से क्या निकलेगा क्या नहीं, ताकि उनको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिले। वो वंडर करते हैं कि आज क्या नया मिलेगा या आज उनको किस तरीके से अपना जो डेली ब्रेड है वो ऑन करने का चांस मिलेगा। जबकि पेरेंट्स गार्बेज को सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल का एक ऑप्शन मानते हैं। Coming to the last paragraph on page 15. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. एक विंटर मॉर्निंग मीन्स अर्ली विंटर मॉर्निंग में साहिब जो था वो डेफिनेटली अपना रैक पिकिंग का काम कर रहा था, बट वहाँ पर साहिब जो था एक फेंस के आगे, जो गेट के आसपास बाउंड्री रहती है नेबरहुड क्लब के आगे, वहाँ खड़ा हो गया और दो यंग मैन को जो कि वाइट ड्रेस में थे उनको कंटिन्यूसली गेज कर रहा था, उनको देख रहा था। और क्यों देख रहा था? क्योंकि वो टेनिस प्ले कर रहे थे। और साहिब ने खुद से धीरे से बोला कि मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो ना ही नेबरहुड क्लब के अंदर जा सकता था ना ही गेम खेल सकता था, इसलिए वो उसका हमिंग साउंड ही रह गया, खुद से धीरे से बात करना। और वो इसी में ही सेटिस्फाइड था कि एटलीस्ट वो फैंस के बाहर खड़ा होकर इस गेम को देखकर एंजॉय तो कर रहा है। दैट वॉज हिज कंटेंटमेंट। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर टुमारो एज वेल क्लास। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।